अपन बात कर रहे थे दोस्तों, भारत की सड़क परियोजनाएं जो हैं, सड़क परिवहन में जितनी भी सड़क परिवहन की जितनी भी योजनाएं हैं दोस्तों, अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सड़क परिवहन की जितनी भी योजनाएं हैं ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। पिछला जो वीडियो बनाया गया था उसमें ये अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब अपन बात करेंगे, इस क्लास में अपन बात करेंगे सड़क परिवहन में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। बिल्कुल दीनबंधु जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में दोस्तों। बिल्कुल मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य एनएच, भारत के मुख्य एनएच, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की दोस्तों। मैं 2-3 शहर यहां पर लिख देता हूं। दोस्तों ये अपना भारत है और दोस्तों यहां पर एक शहर है और शहर का नाम है दिल्ली। शहर है और शहर का नाम है दिल्ली दोस्तों। दिल्ली से लेकर के और यहां अमृतसर दोस्तों, दिल्ली से लेकर के अमृतसर के बीच में ये दोस्तों, मैं अगर बात करूं, प्राचीन काल में एक सड़क दिल्ली से लेकर के और बनाई गई थी पेशावर पाकिस्तान तक। लेकिन बाद में भारत आजाद हुआ, उसके बाद में ये जो सड़क है ये तो चली गई पाकिस्तान की तरफ दोस्तों। दिल्ली को पेशावर पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई थी और उस सड़क का नाम दिया गया था सड़क ए आजम दोस्तों। इस सड़क का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। दिल्ली से पेशावर को जोड़ा गया था शेर शाह सूरी के द्वारा 1540 में। बिल्कुल शेर शाह सूरी ने 1540 में कमान संभाली थी, 1540 में। और हाँ बिल्कुल पाकिस्तान, दिल्ली से पाकिस्तान के पेशावर तक एक सड़क बनाई थी शेर शाह सूरी ने। और दोस्तों इस सड़क को नाम दिया गया था सड़क ए आजम। इसको नाम दिया गया था सड़क ए आजम दोस्तों। बिल्कुल इसको नाम दिया गया सड़क ए आजम। और दोस्तों ये सड़क बनाई गई थी, हाँ बिल्कुल स्टडी इन वेद भवन। बिल्कुल बाद में ये ढाका तक आगे बढ़ा दी गई थी, मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल स्टार्टिंग में ये सड़क बनाई गई थी सड़क ए आजम के नाम से। शेर शाह सूरी ने दिल्ली को पेशावर से जोड़ा था। और दोस्तों सड़क ए आजम, बिल्कुल। और दोस्तों ये जो सड़क थी ये शेर शाह सूरी ने बनाई, इसलिए दोस्तों शेर शाह सूरी को कहा जाता है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जन्मदाता। राष्ट्रीय राजमार्गों का जन्मदाता बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों का जन्मदाता और कहा जाता है तो किसको कहते हैं दोस्तों? शेर शाह सूरी को कहा जाता है। शेर शाह सूरी दोस्तों, बिल्कुल शेर शाह सूरी के द्वारा जो सड़क बनाई गई थी जिसका नाम था सड़क ए आजम, बिल्कुल जन्मदाता या जनक जिसको कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा शेर शाह सूरी। बिल्कुल दोस्तों, शेर शाह सूरी को कहते हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जन्मदाता। शेर शाह सूरी के द्वारा जो पहली सड़क बनाई गई थी दिल्ली से पेशावर तक, सड़क को नाम दिया गया था सड़क ए आजम, नाम दिया गया सड़क ए आजम। बिल्कुल दोस्तों, उस टाइम पर हाँ प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों प्राचीन काल में भारत की राजधानी जो है 1912 से पहले भारत की जो राजधानी है दोस्तों, राजधानी का नाम था कलकत्ता। बिल्कुल, बाद में ये सड़क जो है ये कलकत्ता से आगे ढाका तक जोड़ दी गई थी। और कलकत्ता से वर्तमान में अपन बात करें तो भारत में दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ा गया, दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ा गया। हाँ, दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाली दोस्तों
इस सड़क को संयुक्त रूप से नाम दिया गया, और नाम दिया गया तो दोस्तों ये पेशावर पाकिस्तान में चला गया, इसको भी हटा देते हैं अपने यहां पर। तो दिल्ली को अमृतसर और दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाली दोस्तों जो ये सड़क थी, इस सड़क को नाम दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों, जिसको कहते हैं जी फॉर ग्रांड, टी फॉर ट्रंक, जीटी रोड दोस्तों। इसको वर्तमान में इसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, नाम दिया गया जीटी रोड, बिल्कुल ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड दोस्तों। ये जीटी रोड वर्तमान में कलकत्ता को अमृतसर से जोड़ती है, कलकत्ता को अमृतसर से जोड़ती है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सड़क थी उस जमाने में भारत की, बिल्कुल मैं अभी एनएच बता रहा हूं नरेंद्र जी, बिल्कुल बता रहा हूं एनएच। अगर उस टाइम पे बात करें दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी सड़क हुआ करती थी। आजकल तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क नहीं है। दोस्तों यहां पर दोस्तों बाद में, आजादी के बाद में 1953 में जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद में इनको एनएच का जब नाम दिया गया दोस्तों, ये बना दिल्ली से अमृतसर के बीच में NH1, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नाम दिया गया NH1। बिल्कुल NH1 जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है दोस्तों। बिल्कुल दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग नाम दिया गया दिल्ली से कलकत्ता के बीच में NH2, दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है NH2। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, NH2 दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। और दोस्तों देखा जाए तो दोनों को NH1 प्लस NH2 दोनों को मिलाकर के नाम दिया गया, तो दोस्तों नाम क्या दिया गया, जीटी रोड, दोनों को नाम दिया गया जीटी रोड। बिल्कुल NH1 और NH2 दोस्तों, बिल्कुल NH1 और NH2 इसको नाम दिया गया जीटी रोड, बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं NH3 की, NH3 बिल्कुल NH3। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक शहर है, शहर का नाम है आगरा, एक शहर है और शहर का नाम है आगरा दोस्तों। आगरा को यहां से जोड़ दिया गया मुंबई से, आगरा को मुंबई से जोड़ दिया गया। ये मुंबई है समुद्र के किनारे, मुंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी। आगरा को मुंबई से जोड़ा गया और नाम दिया गया NH3, बिल्कुल NH3। आगरा को मुंबई से जोड़ता है NH3, बिल्कुल अंशु जी NH3। उसके बाद में सीधे चले जाओ, यहां से मुंबई से सीधे चले जाओ चेन्नई दोस्तों, ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को जोड़ता है, नाम दिया गया NH4। एक बार दोबारा से देखेंगे, NH3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है NH3 और मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है NH4, बिल्कुल दोस्तों। चेन्नई से यहां पर मैं आपको एक नई चीज जोड़ के बताऊंगा। यहां पर मैं आपको दोस्तों, ये जो NH4 है, NH4 ये मुंबई के पास में, यहां पर महाराष्ट्र में एक दर्रा है, और दोस्तों उस दर्रे का नाम है भोरघाट है दोस्तों। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को नोट करेंगे आप। NH4 जो है, NH4 दोस्तों भोरघाट से होकर के गुजरता है, बिल्कुल भोरघाट से होकर के गुजरता है NH4। NH4 जो भोरघाट से होकर के गुजरता है, कौन से दर्रे से, भोरघाट, महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, पश्चिमी घाट में, बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में चेन्नई से कलकत्ता, चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है, चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है, नाम दिया गया NH5। और ये जोड़ता है चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है NH5, बिल्कुल दोस्तों। और उसके बाद में कलकत्ता को मुंबई से जोड़ता है, कलकत्ता को मुंबई से जोड़ता है NH6 और ये जोड़ता है कलकत्ता को मुंबई से, दोस्तों। बिल्कुल यहां पर भी एक नई चीज आपको मैं, यहां पर भी एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा। यहां पर भी दोस्तों एक दर्रा है, यहां पर भी एक दर्रा है, और दोस्तों उस दर्रे का नाम है थाल घाट, बिल्कुल दोस्तों। ये थाल घाट जो दर्रा है, थाल घाट दर्रे से होकर के गुजरता है NH6, बिल्कुल थाल घाट से होकर के गुजरता है
NH6। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, एक बार दोबारा से देखेंगे। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। NH2 दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। NH3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है। NH4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। NH5 चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है और NH6 कलकत्ता को मुंबई से जोड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे NH बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल रंजन जी बिल्कुल चार दर्रे हैं यहाँ पर, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिंहकोट दर्रा, 4 दर्रे हैं जिसमें NH4 गुजरता है भोर घाट से और NH6 गुजरता है थाल घाट से। बिल्कुल हाँ जाबर जी, बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूं मैं, भोर घाट से होकर के NH4 गुजरता है। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में, सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भोर घाट से होकर के कौन सा NH गुजरता है या NH4 किस दर्रे से होकर के गुजरता है, तो आंसर होगा भोर घाट से होकर के गुजरता है। और अगर प्रश्न आ जाए NH6 कौन से घाट से होकर के गुजरता है, तो नाम आ जाएगा थाल घाट से होकर के गुजरता है। NH6 थाल घाट से होकर के गुजरता है। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में NH7 की बात करते हैं दोस्तों। NH7 की अगर बात करते हैं तो यहां पर दक्षिण में है कन्याकुमारी। और दोस्तों इस कन्याकुमारी को ये वाराणसी, कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है। कन्याकुमारी टू श्रीनगर नहीं, कन्याकुमारी टू वाराणसी। हाँ बिल्कुल विकी डांगी जी, बिल्कुल NH7 बिल्कुल नाम अगर ये आएगा यहां पर NH का तो नाम आता है NH7, NH7 बिल्कुल NH7 जो है NH7 दोस्तों ये जोड़ता है कन्याकुमारी को वाराणसी से। बिल्कुल पूरा नाम है, नहीं BBC महेंद्र बिल्कुल सबसे लंबा नहीं है ये। आजकल इन बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ करके NH44 बना दिया। बिल्कुल दोबारा से देखेंगे NH7 ये कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है NH7 और ये जोड़ता है कन्याकुमारी को वाराणसी से। दोस्तों आजकल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है श्रीनगर तक और कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है। कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है, कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है और नाम है दोस्तों NH44 दोस्तों। बिल्कुल NH44 जो है, बिल्कुल NH44 जो है दोस्तों बिल्कुल भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों एक बार दोबारा से देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा NH44 दोस्तों। बिल्कुल ये कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है NH44 और इसकी लंबाई है 3745 यानी कि 3745 किलोमीटर लंबाई इसकी 3745 किलोमीटर, बिल्कुल 3745 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल यहां पर एक बार दोबारा से वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 और ये कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ता है। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, बिल्कुल 3745 किलोमीटर दोस्तों। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप इसका, एक बार मिटा रहा हूं मैं इसको एक बार। बिल्कुल हाँ, यहां पर देखेंगे दोस्तों, अगर बात करें सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों यहां पर ये चेन्नई इसमें केरल में यहां पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये जोड़ता है दोस्तों कोच्चिन को वेलिंगटन से, कोच्चिन भी केरल में, वेलिंगटन भी केरल में, कोच्चिन को वेलिंगटन से जोड़ने वाला NH बिल्कुल NH47A
कोचीन को वेलिंगटन से जोड़ने वाला। बिल्कुल दोस्तों, सभी सही बता रहे हो, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। NH-47A दोस्तों, ये भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिल्कुल दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिल्कुल। NH-47A और दोस्तों इसकी लंबाई है मात्र और मात्र 6 किलोमीटर। इसकी लंबाई है, बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, 6 किलोमीटर लंबाई इसकी। बिल्कुल सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल नरेंद्र जी, छोटा सा है ये, बिल्कुल। तो एक बार इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट करेंगे आप। कोचीन को वेलिंगटन से जोड़ने वाला NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर मात्र, 6 किलोमीटर, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, इसको भी मिटा रहा हूं मैं यहां पर। अब हाँ दोस्तों, इधर देखते हैं NH-8 की बात करें तो दिल्ली से जयपुर होते हुए और वापस मुंबई, दिल्ली से जयपुर होते हुए वापस मुंबई, नाम है NH-8, NH-8, बिल्कुल। दोबारा से देखें आप, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला NH-8, किस किस को जोड़ता है? तो NH-8 जो है ये जोड़ता है दिल्ली को, दिल्ली जयपुर मुंबई, दिल्ली जयपुर मुंबई को आपस में जोड़ता है दोस्तों। राजस्थान में भी आता है ये, बिल्कुल। दिल्ली जयपुर मुंबई को आपस में जोड़ता है और दोस्तों ये भारत का सबसे सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिल्कुल दोस्तों, भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल। मेगा हाईवे है, बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल मेगा हाईवे, सबसे बिजी है, एक्सप्रेस हाईवे इसको आप बोल सकते हो, बिल्कुल। बिल्कुल दोस्तों, सबसे बिजी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-8 दोस्तों, बिल्कुल। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, सबसे छोटा NH-47A और सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH-8। सबसे पहला NH-1, फिर NH-2, NH-3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों, इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से भारत के मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट यही है, बिल्कुल दोस्तों। हाँ दोस्तों, सारे राष्ट्रीय राजमार्ग एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। और बिल्कुल अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन दोस्तों, जल परिवहन की बात करें तो यह सबसे सस्ता परिवहन का मार्ग है जल परिवहन, सबसे सस्ता। बिल्कुल बिल्कुल रोशन जी, बिल्कुल। NH-15 राजस्थान हिमाचल से होकर के गुजरता है। राजस्थान के अंदर NH-15 का इंपॉर्टेंट स्थान है, मैं राजस्थान के पढ़ाऊंगा उस टाइम पर।
राजस्थान के पढ़ाऊंगा, उस टाइम पर मैं आपको NH-15 के बारे में डिटेल से बताऊंगा। यहां इंडिया लेवल पर इसको नहीं पढ़ेंगे अपन। सुनीता जी, NH-7 जो है ये कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। बात करें जल परिवहन दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है जल परिवहन, जिसमें नंबर 1 समुद्री जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। नंबर 2 बात करें आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। दोस्तों बिल्कुल, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन, दो प्रकार का जल परिवहन होता है। दोस्तों पहले मैं आपको समुद्री जल परिवहन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में अपने भारत में जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन के बारे में कम पूछा जाता है एग्जाम में। आंतरिक जल परिवहन जो है ये नहरों में, नदियों में सक्रिय होता है, झीलों में सक्रिय होता है, और इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो आंतरिक जल परिवहन से संबंधित है। समुद्री जल परिवहन में जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे के सारे हैं, मैं आपको बंदरगाह सारे के सारे बताऊंगा। समुद्री जल परिवहन विश्व लेवल पर एक बार मैं आपको बता देता हूं। विश्व लेवल पर एक बार मैं आपको जल परिवहन के बारे में बता देता हूं। दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जल परिवहन, दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जल परिवहन है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल मार्ग दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जल परिवहन है बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल मार्ग। दोस्तों इसी को कहा जाता है, नाम दिया जाता है वृहद ट्रंक, वृहद ट्रंक जल मार्ग, इसी को कहते हैं वृहद ट्रंक जल मार्ग। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, बात करें विश्व का सबसे, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी, दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है राइन नदी। यह दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है दोस्तों, राइन नदी। बिल्कुल हाँ, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है राइन नदी। हाँ दोस्तों बिल्कुल, यूरोप में पड़ती है ये, यूरोप। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है राइन नदी, यूरोप। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। बिल्कुल, उसके बाद में बात करते हैं विश्व का सबसे व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, नाम है रोटरडम, रोटरडम बंदरगाह। दोस्तों ये विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, रोटरडम बंदरगाह। बिल्कुल नाम है रोटरडम बंदरगाह। स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे दोस्तों। बिल्कुल विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम बंदरगाह। और दोस्तों ये पड़ता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड, और ये है यूरोप में, नीदरलैंड यूरोप में।
दोस्तों ये, हाँ, राइन नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे दुनिया का सबसे व्यस्ततम आंतरिक बंदरगाह है दोस्तों। ये विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड यूरोप में, राइन नदी के किनारे, बिल्कुल राइन नदी के किनारे। दोस्तों बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। फिर से बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा बंदरगाह होगा? रोटरडम बंदरगाह। कौन से देश में है? नीदरलैंड यूरोप में। और नदी कौन सी आएगी? राइन नदी के किनारे, बिल्कुल दोस्तों यूरोप में। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की, बात करते हैं भारत की। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई और यह पड़ता है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 13 बड़े व 185 छोटे बंदरगाह हैं। टोटल 13 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह हैं दोस्तों। बिल्कुल, बड़े बंदरगाहों की संख्या है कितनी? 13 और छोटे बंदरगाहों की संख्या है 185। हाँ, और दोस्तों इसमें बिल्कुल 13 बड़े 185 छोटे। और यहां पर मैं आपको बड़े बड़े बंदरगाहों के बारे में बता देता हूं। बिल्कुल बड़े बड़े बंदरगाहों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 पर कांडला बंदरगाह की। दोस्तों ये कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात, बिल्कुल। दोस्तों ये जो कांडला बंदरगाह है गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह, गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। राजस्थान का सबसे निकटवर्ती, राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह दोस्तों कांडला बंदरगाह, सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है दोस्तों। इसी का नाम बदल करके कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी का नाम बदल के कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। बिल्कुल दोस्तों ये जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। जवारीय बंदरगाह दोस्तों ये भारत का एकमात्र, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। बिल्कुल दोस्तों इतनी विशेषता है कांडला बंदरगाह की। एक बार दोबारा से देखें आप, कांडला बंदरगाह गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है, राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है। इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। यह जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है और भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है। बिल्कुल दोस्तों, अंकिता जी जवारीय का मतलब होता है ज्वार के दौरान इसमें जहाज जो है वो समुद्र के बंदरगाह तक पहुंचाए जाते हैं। ज्वार का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, ज्वार की सहायता से बंदरगाह का उपयोग होता है यहां पर।
बिल्कुल दोस्तों। इसके बाद में यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस कांडला बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए, कांडला बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए वाडीनार बंदरगाह को विकसित किया गया। और यहां पर प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया, तो बंदरगाह का नाम आएगा वाडीनार बंदरगाह। बिल्कुल वाडीनार बंदरगाह। हाँ, और दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 वाडीनार। नंबर 3 पर बात करते हैं दोस्तों मुंबई। मुंबई, मुंबई जो है महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो यह भी नाम होगा मुंबई। मुंबई जो है इसको कहते हैं 7 द्वीपों का शहर। मुंबई को कहा जाता है भारत की व्यापारिक वाणिज्यिक आर्थिक राजधानी। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, 7 द्वीपों का शहर, भारत की व्यापारिक वाणिज्यिक और आर्थिक राजधानी, किसको कहते हैं? मुंबई। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मधु शर्मा जी, ये मुंबई सोलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। वैसे ये 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो सोलसेट द्वीप है। मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, इसलिए इसको 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है सोलसेट। हाँ दोस्तों, मुंबई का दबाव कम करने के लिए, मुंबई का दबाव कम करने के लिए अगला जो बंदरगाह विकसित किया गया है और उस बंदरगाह का नाम है, जो मुंबई का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है और उस बंदरगाह का नाम है न्याहावा शेवा। न्याहावा शेवा दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र में ही है। न्याहावा शेवा महाराष्ट्र। दोस्तों इस बंदरगाह का नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू JLN बंदरगाह कर दिया गया। इसका नाम बदल के कर दिया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम बदल के कर दिया। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों ये न्याहावा शेवा जो है ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों ये जो बंदरगाह है भारत का एकमात्र कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, या भारत का एकमात्र कंटेनर युक्त बंदरगाह है। दोस्तों कंटेनर युक्त बंदरगाह, बिल्कुल भारत का
आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू नाम कर दिया गया। भारत का एकमात्र कंप्यूटरीकृत, पूरा काम कंप्यूटर से होता है। भारत का एकमात्र कंटेनर युक्त बंदरगाह है, कंटेनर से सारा काम होता है। बिल्कुल आर के चौधरी जी एनोर भी पढ़ाएंगे आपको नीचे, बिल्कुल आधुनिक है, कंटेनर युक्त है, कंप्यूटरीकृत मतलब सारा काम कंप्यूटर से होता है यहां पर। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। बात करते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह की, सॉरी पहले मारमागोवा, मारमागाओ दोस्तों, ये निर्यात किया जाता है दोस्तों, जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है मारमागाओ बंदरगाह से। बिल्कुल मारमागाओ बंदरगाह से जापान को लोहा निर्यात किया जाता है, और ये गोवा में, गोवा का सबसे बड़ा बंदरगाह। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है ये कर्नाटक में है दोस्तों। दोस्तों यहां ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है, ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह से। बिल्कुल दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेंगे। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं कालीकट बंदरगाह के बारे में। दोस्तों ये पड़ता है केरल में, केरल। दोस्तों इसमें कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले भारत के समुद्री खोज रास्ते की खोज करने वाला वास्को डिगामा सर्वप्रथम इसी बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा सबसे पहले पहुंचा था। बिल्कुल दोस्तों, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा सबसे पहले पहुंचा। हाँ बिल्कुल, वास्को डिगामा जिसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। कब की थी बताएंगे आप मुझे, कमेंट करके बताएंगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, 1498 में इसकी खोज की थी। बिल्कुल 1498 में। रणजीत जी बिल्कुल आपने सबसे पहले सही आंसर दिया है। बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं एनोर बंदरगाह की। दोस्तों ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है एनोर। बिल्कुल तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है और आधुनिक बंदरगाह है एनोर। उसके बाद में तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु। और चेन्नई जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नाम है चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों चेन्नई। दोस्तों चेन्नई जो है यहां से भारत का MSL जिसको कहेंगे मध्य समुद्री तल का मापन किया जाता है।
दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है एग्जाम में, प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत में समुद्री तल का मापन, भारत में समुद्र तल से ऊंचाई, भारत में समुद्री तल से ऊंचाई कौन से शहर से नापी जाती है? दोस्तों कौन सा शहर होगा? चेन्नई। यहां पर भारत में माध्य समुद्री तल का मापन किया जाता है। एमएसएल पॉइंट जो है भारत का वो चेन्नई में। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं विशाखापट्टनम के बारे में। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम दोस्तों ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। हाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों, बिल्कुल भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। दोस्तों ये भारत का स्थलबद्ध बंदरगाह है दोस्तों, जिसको कहते हैं लैंडलॉक बंदरगाह। स्थलबद्ध, चारों तरफ से स्थल भाग से ढका हुआ है। जोया अजमेर जी, उपग्रह पॉइंट क्या होता है? श्रीहरिकोटा से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, वो पूछ रहे हो आप? हाँ दोस्तों, लैंडलॉक बंदरगाह, भारत का एकमात्र लैंडलॉक बंदरगाह, स्थलबद्ध बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, नाम है विशाखापट्टनम। बिल्कुल। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं पारादीप बंदरगाह की। पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा में, उड़ीसा। दोस्तों ये पारादीप बंदरगाह जो है, यहां से भी जापान को लोहा निर्यात किया जाता है, जापान को लोहा निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। बात करते हैं कलकत्ता बंदरगाह की। कलकत्ता जो है ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल। और कलकत्ता बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह। दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह भारत में दो हैं ज्वारीय बंदरगाह, एक कलकत्ता, दूसरा कांडला, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल। दोस्तों इसका नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसका नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बिल्कुल दोस्तों, हुगली नदी के किनारे, हुगली के किनारे, और भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह, सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है दोस्तों, सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है ये। और सर्वाधिक पृष्ठीय प्रदेश रखने वाला बंदरगाह है, सर्वाधिक पृष्ठीय प्रदेश रखने वाला बंदरगाह। बिल्कुल दोस्तों, दोबारा से देखेंगे, सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है कलकत्ता, जिसका नाम बदल के कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, हुगली नदी के किनारे बना हुआ है, बसा हुआ है, सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है, और सर्वाधिक पृष्ठीय प्रदेश रखने वाला बंदरगाह है। दोस्तों पृष्ठीय प्रदेश का मतलब होता है पीछे वाला प्रदेश जो होता है उसको पृष्ठीय प्रदेश कहते हैं। नेपाल भूटान तक का सामान जो है वो कलकत्ता बंदरगाह से ही निर्यात होता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको नाम देंगे NWH। और दोस्तों ये है NWH-1 फर्स्ट। हाँ दोस्तों सबसे बड़ा है और ये गंगा नदी में प्रारंभ किया गया 1986 में दोस्तों, और ये जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, और इलाहाबाद जिसको आजकल प्रयागराज कहते हैं। और दोस्तों इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। दोस्तों ये था भारत का मुख्य जल परिवहन। बिल्कुल 1620 किलोमीटर लंबाई हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, प्रयागराज आजकल कहते हैं, गंगा नदी के अंदर है। 1986 में शुरू किया गया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग NH-1। दोस्तों ये था भारत का मुख्य जल परिवहन, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे बंदरगाह कंप्लीट बता दिए हैं दोस्तों।